नेशनल पेंशन स्कीम भी एक तरह की रिटायरमेंट स्कीम है जिसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि हम इंडिविजुअल जो है इसमें इन्वेस्ट कर सके और अपने बुढ़ापे के लिए के रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा को जमा करके रख सके। ठीक है, तो पहले केस स्टडी देखते हैं फिर क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट स्कीम इन इंडिया एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि इसलिए लेकर आई गई थी ताकि इंडिविजुअल को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। इट अलाउज बोथ एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ पेंशन फंड ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली एक पेंशन फंड अकाउंट ओपन करवाया जाता है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर आपने ये नहीं कहोगे कि एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करेगा। It was introduced in 2004 for government employees and the scheme expanded in 2009 to encompasses all citizens। पहले ये जब स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो 2004 तक जो है ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। पर 2009 के अंदर इस स्कीम को सभी रेजिडेंट जो सिटीजन हैं उनके लिए जो है वो कर दिया गया था। Participants enjoy tax benefits such as contributions are eligible for deduction under the Section 80C and additional deductions are permissible under the Section 80CCD of the income tax। मतलब कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी और आपको एडिशनल डिडक्शन भी कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पे याद रख लीजिए, सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD। Each participant assigned an unique 12-digit identifier facilitating account management and transaction। तो बेसिकली हर पर्सन को एक 12 डिजिट आइडेंटिफायर जो है वो दिया जाता है ताकि उसके अकाउंट मैनेजमेंट और ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया जा सके। जो एनपीएस है वो यहाँ पर मतलब अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो कई सारी सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें जो है इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकेगा। एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को जो हमारे पैसे है उसको इन्वेस्ट करने का काम जो है वो करते हैं। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। तो पहला क्वेश्चन देखो, हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि कौन कौन पर्सन एंटिटी नेशनल पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, ओनली इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग विद इन इंडिया एज बिटवीन 21 टू 60 ईयर्स कैन ज्वाइन द एनपीएस ऑन मैंडेटरी बेसिस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के अंदर ही रिजाइड कर रहे हैं यानी कि इंडियन रेजिडेंट है और उनकी एज 21 से लेकर 60 साल तक है, वो यहाँ पर मैंडेटरी बेसिस पे, कंपल्सरी बेसिस पे एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर फॉरेन नेशनल्स एनआरआईज एज बिटवीन 18 टू 70 इयर्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन एनपीएस, यानी कि फॉरेन नेशनल और एनआरआईज या फिर इंडियन सिटीजन एज बिटवीन 18 टू 70 ईयर कैन ज्वाइन द एनपीएस बट ओनली इफ दे आर एम्प्लॉयड विद अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, इंडियन सिटीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तभी वो स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर all citizen of India, whether resident or non-resident, age between 18 to 70 year to join NPS on voluntary basis। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है और उनकी एज 18 से लेकर 70 साल तक है, तो वो एनपीएस को वॉलंटरी बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए मैंडेटरी है पर नॉर्मल जो सिटीजन है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। हम वॉलंटरी बेसिस के अंदर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करें, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द नेशनल पेंशन स्कीम एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम कौन करती है। ऑप्शन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फटाफट से यहां पर आंसर बता दिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमारे देश के अंदर जो पेंशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। हमारे देश के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है
उसको रेगुलेट करने का काम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और हमारे देश के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो करती है। तो ये बेसिकली क्या है, चारों के चारों रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, each participant in the national pension scheme is assigned a permanent retirement account number. What is the primary purpose of this PRA? ठीक है, तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ना हर पार्टिसिपेंट को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो दिया जाता है। इसका क्या काम होता है? टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन पेंशन फंड, यानी कि पेंशन फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, या फिर टैक्स बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर पार्शियल विड्रॉवल की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच पार्टिसिपेंट फॉर अकाउंट मैनेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो क्या पर्पस होता है? बेसिकली हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर जो है वो दिया जाता है। तो अगर आप एनपीएस के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो इस अकाउंट नंबर के जरिए ही आपको आइडेंटिफाई किया जाता है और आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको यहाँ पर मैनेज जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट मॉडल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ एनपीएस? ठीक है, तो हमारा देखो जो एनपीएस है वो उसका एक गवर्नमेंट मॉडल है, गवर्नमेंट मॉडल जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर। तो ये जो गवर्नमेंट मॉडल है एनपीएस का, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, एनपीएस इज कंपल्सरी फॉर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग दोज इन आर्म फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है उनके लिए ये स्कीम कंपल्सरी है, बस आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, यानी कि जो आर्मी वाले हैं उनको छोड़कर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Both the government and the employees contribute 10% of the employee salary each month to the NPS account. हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो एम्प्लॉयज है, कौन से एम्प्लॉयज? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो यहाँ पर 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस अकाउंट के अंदर। तो ये भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल होती है? तो देखो हमारे देश के अंदर लगभग लगभग एक आधी स्टेट को छोड़ दो तो सभी स्टेट ने एनपीएस को एप्लीकेबल जो है वो कर दिया है। ओके, उसके बाद starting from April 1, 2019, the contribution rate from the government side for central government employees has been elevated to 14%। तो 1 अप्रैल 2019 से जो कंट्रीब्यूशन रेट था गवर्नमेंट का वो 10 से 14 कर दिया गया, यानी कि एम्प्लॉयज तो अभी 10% ही कंट्रीब्यूट करता है, पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर 14% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है गवर्नमेंट मॉडल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ एनपीएस के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन डी हमारे यहां पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट? ठीक है, देखो जब आप नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट ओपन करवाते हो ना तो आपको दो अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। ठीक है, दो अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, जिसमें से पहला अकाउंट होता है टायर 1 अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है टायर 2 अकाउंट। ठीक है, टायर 1 अकाउंट जो है वो कंपल्सरी अकाउंट होता है, यानी कि अगर आप एनपीएस स्कीम के अंदर एंटर करते हो तो ये अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ता है। और इसके अंदर आप जो भी फंड्स डिपॉजिट करवाते हो और उसको जब आप विड्रॉवल करते हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिन्हें आपको फुलफिल करने की जरूरत जो है वो होती है। एक होता है हमारा टायर 2 अकाउंट, जो टायर 2 अकाउंट होता है वो वॉलंटरी अकाउंट होता है, यानी कि आपकी मर्जी है आप इसे ओपन करिए या फिर ना करिए। और इसके अंदर आप जो भी पैसा डिपॉजिट करवाते हो वो आप जब चाहे विड्रॉ जो है वो करवा सकते हो, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन को फुलफिल करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा अकाउंट कंपलसरी होता है एनपीएस के अंदर, तो टायर 1 अकाउंट हमारा यहाँ पर कंपलसरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश अकाउंट इज वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी अवेलेबल एंड सब्सक्राइबर विल फ्री टू विड्रॉ देयर सेविंग्स फ्रॉम दिस अकाउंट व्हेनेवर दे विश। ठीक है, तो एक ऐसा अकाउंट जो कि वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी होती है, यानी कि आप वॉलंटरी बेसिस पे उस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो और जब चाहे जो सब्सक्राइबर है वो अपना पैसा विड्रॉ जो है वो करवा सकता है। तो अकाउंट कौन सा है वो मुझे चैट बॉक्स में बता दिए। टायर 1 अकाउंट है, टायर 2 अकाउंट है, टायर 3 अकाउंट है या फिर टायर 4 अकाउंट है? तो फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? एक ऐसा अकाउंट जो कि वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटीज है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल होता है और उसमें से हम जब चाहे फंड्स को विड्रॉ करवा सकते हैं। इसे हम टायर 1 अकाउंट कहेंगे, टायर 2 अकाउंट कहेंगे, टायर 3 या फिर टायर 4? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टायर 2 अकाउंट, ऑप्शन बी टायर 2 अकाउंट, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच अप्रोचेस इंडिविजुअल वुड डिसाइड ऑन द एसेट क्लासेस इन विच द कंट्रीब्यूटेड फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अप्रोच है, ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसके अंदर इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसने जो पैसा एनपीएस स्कीम के अंदर डिपॉजिट किया है उसे यहाँ पर किस किस एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल की मैं आपको बताऊं, एक ए पर्सन है, ठीक है, एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एनपीएस स्कीम के अंदर फंड्स को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब इस फंड्स को आगे जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो हमने इसे यहाँ पर चॉइस दिया कि ये डिसाइड कर सकता है कि उसका पैसा किन किन सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, इक्विटी में, डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो ये जो अप्रोच है ये कौन सी अप्रोच कहलाती है, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, इन्वेस्टमेंट चॉइस या फिर इन्वेस्टर चॉइस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन सी अप्रोच है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस इज अ करेक्ट आंसर। ऑटो चॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली जो फंड्स है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि हमारे जो फंड मैनेजर है वो हमारा जो सब्सक्राइबर है उसकी एज, उसका रिस्क प्रोफाइल देखेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देगा डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर। वो हमारा ऑटो चॉइस अप्रोच जो है वो कहलाता है। दोनों अप्रोचेस हम इन्वेस्टर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेथड्स ऑफ विड्रॉवल एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट इंक्लूड्स। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, जो टायर 1 अकाउंट है, अगर आप उससे फंड्स को विड्रॉ करवाना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो एनपीएस स्कीम्स के अंदर, तो कौन कौन से मेथड्स आपके पास विड्रॉवल के अवेलेबल है। पहला देखो क्या है, पार्शियल विड्रॉवल, दूसरा क्या है प्री मेच्योर विड्रॉवल, तीसरा क्या है नॉर्मल विड्रॉवल या फिर एबनॉर्मल विड्रॉवल। तो क्या लग रहा है आपको इसमें से कौन कौन सा मेथड्स आपके पास अवेलेबल होता है टायर 1 अकाउंट से फंड्स को विड्रॉ करने के लिए, पार्शियल विड्रॉवल, प्री मेच्योर विड्रॉवल, नॉर्मल विड्रॉवल या फिर एबनॉर्मल विड्रॉवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपके पास ये थ्री मेथड जो है वो अवेलेबल है। अब ये थ्री मेथड्स है क्या, पहले बात करते हैं पार्शियल विड्रॉवल का। देखो पार्शियल विड्रॉवल के अंदर आप बेसिकली आपने जो भी फंड्स डिपॉजिट किए हैं उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो विड्रॉ करवाते हो। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एनपीएस के अंदर टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसने इसमें से 10,000 रुपए जो है वो विड्रॉ कर लिया है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो टोटल अमाउंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है, तो इसे हम पार्शियल विड्रॉवल कहते हैं। उसके बाद है प्री मेच्योर विड्रॉवल। प्री मेच्योर विड्रॉवल क्या होता है, ठीक है, तो मान के चलिए जो एनपीएस का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 ईयर्स का है। मान के चलिए कि 15 सालों के बाद आपके फंड जो है वो मेच्योर हो जाएगी, आपको सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन ने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, पर उसने क्या हुआ, 6 साल पूरे होते ही उसने अपना पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मेच्योरिटी से पहले ही विड्रॉवर करवा लिया, नॉर्मल मेच्योरिटी से। तो इसे कहेंगे प्री मेच्योर विड्रॉवल। क्या कहेंगे इसे हम, प्री मेच्योर विड्रॉवल, यानी कि हम रिटायरमेंट तक गए ही नहीं, हम मेच्योरिटी पीरियड तक गए ही नहीं, उससे पहले ही हमने सारा का सारा जो फंड्स है वो विड्रॉ करवा लिया। ओके, नॉर्मल विड्रॉवल का सिंपल सा मतलब है कि जितना भी टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था आपने वेट किया। ठीक है, जैसे 15 साल का टाइम पीरियड है तो 15 साल तक आपने वेट किया, उसके बाद आपने फंड जो है वो विड्रॉ करवा लिया, तो वो हमारा नॉर्मल विड्रॉवल जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, partial withdrawal allows NPS subscriber to withdraw a portion of their accumulated contribution before retirement under the specific circumstances। पार्शियल विड्रॉवल के अंदर जो एनपीएस है वो बेसिकली अपने टोटल अकुमुलेटेड कंट्रीब्यूशन का एक सर्टेन पोर्शन जो है वो विड्रॉ करवा लेता है। तो कौन कौन से यहाँ पर फीचर है पार्शियल विड्रॉवल के, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। पहला, सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ 25% ऑफ हिज और ऑन कंट्रीब्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। ठीक है, तो अगर कोई पार्शियल विड्रॉवल करना चाहता है तो उसे पहले दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। वो दो कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम वो 25% ही पार्शियल विड्रॉवल कर सकता है। मान के चलो अगर 1 लाख रुपए है तो इसका 25% कितना हुआ, 25,000। तो कोई पर्सन मैक्सिमम 25,000 ही पार्शियल विड्रॉवल कर सकता है। और ये जो पार्शियल विड्रॉवल है वो 5 साल के बाद ही यहाँ पर की जा सकती है। जैसे अगर हमने 2010 में शुरू की हमारी स्कीम, तो 2015 के बाद ही हम यहाँ पर पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो विड्रॉवल है वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए होने चाहिए, जैसे इलनेस, डिसेबिलिटी, एजुकेशन या फिर चिल्ड्रन के मैरिज के लिए, यानी कि हम ऐसे ही पार्शियल विड्रॉवल नहीं कर सकते, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए। द सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विड्रॉ अप टू 3 times during his or her
एंटायर टेन्योर इन एनपीएस, तो कोई भी पर्सन अपने पूरे के पूरे एनपीएस के टेन्योर के अंदर मैक्सिमम 3 बार ही यहाँ पर पार्शियल विड्रॉवल कर सकता है। तो ये सभी के सभी हमारे फीचर्स होते हैं पार्शियल विड्रॉवल के, तो ऑल ऑफ देव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, premature withdrawal refers to withdrawing funds from the national pension system before the official retirement age. Which of these statement is not correct regarding the premature withdrawal? तो प्रीमेच्योर विड्रॉल का मतलब क्या है कि रिटायरमेंट एज से पहले, जो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है उससे पहले ही आपने सभी का सभी जो फंड्स है उसको विड्रॉ करवा लिया। तो जब आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल करते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, प्रीमेच्योर विड्रॉवल इज अलाउड ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स, यानी कि अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल करना चाहते हो तो ये आपको अलाउ है, पर कम से कम 10 साल के बाद, आप 10 साल के बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। If subscriber had joined NPS after 60 years, then completion is 3 years. यानी कि अगर कोई पर्सन है, मान के चलो 60 साल के बाद एनपीएस को स्टार्ट किया है, तो 10 साल में तो वो 70 साल का हो जाएगा, तो काफी टाइम पीरियड है। तो अगर कोई पर्सन 60 साल की एज में एंटर करता है एनपीएस के अंदर, तो जैसे 3 साल पूरे हो जाएंगे वो फंड्स को विड्रॉ करवा सकते हैं, प्री मेच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विड्रॉवल मैक्सिमम 60% इन लमसम अमाउंट एंड मिनिमम 40% ऑफ द कॉस्ट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग एन एन्युटी प्लान। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉवल करते हो तो उसका 80% आपको एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि मान के चलो अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं प्री मेच्योर विड्रॉवल पे, तो 20 रुपीज आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी, यानी कि कैश में मिल जाएगा, चेक के थ्रू मिल जाएगा, पर 80% आपको किसी एन्युटी प्लान में ही इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत थी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो हमारी 80 और 20 की है। 80% एन्युटी प्लान में, 20% लमसम। If the accumulated cost is less than 2.5 lakh, the entire cost is paid in lump sum to the subscriber. अगर जो आपका अमाउंट है, टोटल अकोमुलेटेड अमाउंट है, वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपको सारा का सारा पैसा लमसम अमाउंट के फॉर्म में ही मिल जाएगा, आपको एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो प्री मेच्योर विड्रॉवल के रिगार्डिंग बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, हाउ द फंड्स विड्रॉन इन नॉर्मल विड्रॉवल फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम। अगर कोई पर्सन नेशनल पेंशन स्कीम से फंड्स विड्रॉ करता है नॉर्मल विड्रॉवल के थ्रू, यानी कि जो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज है वो पूरा होने के बाद, तो कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है? कैसे फंड्स यहाँ पर विड्रॉ किए जाएंगे? तो पहला, 50% इन लमसम एंड रिमेनिंग फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 60% इन लमसम, 40% जो है वो रेगुलर इनकम स्ट्रीम के लिए एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर जो हमारा सब्सक्राइबर है वो सारा का सारा पैसा उसको लमसम अमाउंट में मिल जाएगा, उसे कोई भी एन्युटी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जो सब्सक्राइबर को 70% जो है वो लमसम अमाउंट में मिल जाएगा और बाकी उसे रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट में एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ऑप्शन बी है। देखो, नॉर्मल विड्रॉवल के अंदर अगर आप 60% आपको लमसम मिल जाएगा, 40% आपको कोई एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और अब आपका क्वेश्चन उठता होगा, सर अगर हमने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो क्या हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा? जिसे अगर मान के चलो आप 10 साल से पहले प्री मेच्योर विड्रॉवल करना चाहते हो तो क्या आपको पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट? या फिर आप 5 साल से पहले पार्शियल विड्रॉवल करना चाहते हो तब पैसा नहीं मिलेगा? या फिर अगर आपको 70% लमसम अमाउंट चाहिए तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? तो ऐसा भी पैसा आपको मिल जाएगा, बस वो जो टैक्स एग्जेम्पशन आपको दी थी ना वो नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने पार्शियल विड्रॉवल किया 5 साल से पहले, तो आपको जो डिडक्शन मिलनी थी सेक्शन 80C के अंदर इंटरेस्ट रेट पे जो एग्जेम्पशन मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉवल किया 10 साल से पहले तब भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने 70% पैसा लमसम में ले लिया नॉर्मल विड्रॉवल के केस में तब भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर आप कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल। अगर हम एनपीएस की बात करें तो आपको कौन कौन से यहाँ पर टैक्स बेनिफिट जो है वो अवेलेबल होते हैं? पहला, द एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू बोर्ड्स टायर 1 इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय है, वो एनपीएस टायर 1 अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अगर एक पर्सन यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है वो कमा रहा है, उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स जो है वो पे करनी है। ठीक है, अगर 10% का रेट है तो उसे यहाँ पर 10 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए जो है वो पे करना पड़ेगा।
पर अगर वो इसमें से कुछ पैसा एनपीएस टायर 1 के अंदर इन्वेस्ट करता है, जैसे मान के चलो वो 2 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, तो उसको ना 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि वो अपने इनकम में से इनकम टैक्स पे करने से पहले 1.5 लाख रुपए माइनस कर सकता है। इसको माइनस करिए, मैक्सिमम 1.5 लाख है, 2 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम 1.5 लाख है। तो अगर आप 1.5 लाख माइनस करोगे तो आपको कितना बच जाएगा यहाँ पर, 8,50,000। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप जो है वो टैक्स पे करोगे, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट इंटरिम पार्शियल विड्रॉवल अगर आप करते हो तो आपको 25% तक का जो है वो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 25% अगर विड्रॉवल किया, जैसे मैंने आपको बताया था पार्शियल विड्रॉवल करो तो 25% ही कर सकते, तो उसके ऊपर ही आपको टैक्स की छूट जो है वो मिलेगी। उसके बाद अगर आप नॉर्मल विड्रॉवल के केस में 60% लमसम में लेते हो, तब आपको ये जो 60% लमसम है इसके ऊपर टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएगी। जो जो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये सभी की सभी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे टैक्स बेनिफिट्स हमें एनपीएस के अंदर जो है वो मिलते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है।